नमस्कार। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के योगदान को समझेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम बात करेंगे दो ऐसे नायकों की जिनके रास्ते तो बिल्कुल अलग थे, पर मंजिल एक ही थी। एक वो थे जिन्होंने क्रांति की आग जलाई और दूसरे वो जिन्होंने सेवा का रास्ता चुना। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है ना, कि एक तरफ तो एक सशस्त्र क्रांतिकारी है जो हथियार उठाने में यकीन रखता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसे गांधी जी खुद अपना पांचवा पुत्र कहते थे। अब इन दोनों में आखिर क्या एक जैसी बात हो सकती है? चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले नायक से, गोपाल सिंह खरवा। वो नाम जो राजस्थान में सशस्त्र संघर्ष का दूसरा नाम बन गया। गोपाल सिंह जी का जन्म अजमेर के खरवा ठिकाने में हुआ था, और कह सकते हैं कि यहीं से उनकी उस क्रांतिकारी यात्रा का आगाज हुआ जिसने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। उन्हें एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली टाइटल मिला, सहस्त्र क्रांति का जनक। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी विचारधारा को बयां करती थी। वो पूरी तरह से मानते थे कि आज़ादी के लिए सशस्त्र प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है। उनके जीवन के दो पड़ाव देखिए जो उनके रास्ते को साफ दिखाते हैं। पहले 1910 में उन्होंने केसरी सिंह बारहट के साथ मिलकर वीर भारत सभा बनाई, जो क्रांतिकारियों का एक सीक्रेट संगठन था। और बाद में आज़ादी की इसी लड़ाई में उन्हें विजय सिंह पथिक जैसे बड़े क्रांतिकारी के साथ टॉडगढ़ जेल में भी कैद रहना पड़ा। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये उनके समर्पण और बलिदान के सबूत हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, दो संगठन थे जिनके नाम लगभग एक जैसे थे, वीर भारत सभा और वीर भारत समाज। तो याद रखने वाली बात यह है कि सभा की स्थापना की थी गोपाल सिंह और केसरी सिंह ने, और समाज उसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। ये सुनने में छोटा सा अंतर लगता है, लेकिन इतिहास को सही सही समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये तो थे गोपाल सिंह। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे नायक की तरफ, जमना लाल बजाज, जिन्होंने आज़ादी पाने के लिए एक बिल्कुल ही अलग राह चुनी। जमना लाल जी का जन्म हुआ था सीकर के काशिकाबास में। ये अपने आप में दिखाता है कि राजस्थान की धरती ने कितने अलग अलग विचारों वाले नायकों को जन्म दिया है। उन्हें कई बहुत ही अनोखे नाम और उपाधियां मिली जो खुद उनकी कहानी बताती हैं। राजस्थान के भामाशाह, गांधी जी के पांचवें पुत्र और सबसे दिलचस्प, गुलाम नंबर 4। जरा सोचिए, उन्होंने खुद को गुलाम नंबर 4 कहा। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत ही गहरा फलसफा, एक बहुत गहरी सोच छिपी हुई थी। और यहीं पर उनकी जो असाधारण सोच है ना, वो सामने आती है। देखिए, उनका मानना था कि उनके 3 मालिक हैं। सबसे पहला भारत देश, दूसरा देसी राजा, और तीसरा उनका अपना घर, अपना इलाका सीकर। और वो खुद को इन तीनों की सेवा करने वाला चौथा गुलाम मानते थे। मतलब आप सोचिए, निस्वार्थ सेवा की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। उनके कुछ बड़े कामों पर नजर डालते हैं। 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने उन्हें अपने 5वें पुत्र का दर्जा दिया, जो उनके रिश्ते की गहराई को दिखाता है। फिर 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम बनाया और 1925 में चरखा संघ की स्थापना की। मतलब उनका सारा ध्यान देश को जमीनी स्तर पर कंस्ट्रक्टिव तरीके से और बिना हिंसा के मजबूत करने पर था। लेकिन वो सिर्फ रचनात्मक काम ही नहीं कर रहे थे, राजनैतिक तौर पर भी उनकी नज़र बहुत दूर की थी। वो राजस्थान के पहले इंसान थे जिन्होंने एक उत्तरदायी शासन यानी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की मांग उठाई। तो अब तक हमने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनी हैं। अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने रखकर ये समझने का कि इनके रास्ते असल में कितने जुदा थे। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ विचार भरा है सशस्त्र क्रांति की, तो दूसरी तरफ है गांधीवादी सत्याग्रह। एक तरफ संगठन है वीर भारत सभा, तो दूसरी तरफ सत्याग्रह आश्रम। एक को कहा गया सशस्त्र क्रांति का जनक, तो दूसरे को गांधी का 5वां पुत्र। एक का तरीका था प्रतिरोध करना, तो दूसरे का था निर्माण करना। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखते हैं कि इससे हमें क्या बड़ा संदेश मिलता है।
आज़ाद भारत को लेकर दोनों के विजन कितने अलग थे। एक तरफ था सत्ता को सीधी हथियारों से चुनौती देने का रास्ता, तो वहीं दूसरी तरफ था बिल्कुल जमीनी स्तर से एक आत्मनिर्भर समाज को खड़ा करने का रास्ता। और यही सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है। उनके तरीके बेशक अलग थे, उनकी विचारधाराएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक ही सपना था, एक आज़ाद भारत का सपना। और उस सपने के लिए उनका जो समर्पण था वो अटूट था। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी देश की सेवा का सही रास्ता आखिर है क्या? क्या वो क्रांति है या फिर रचनात्मक सेवा? शायद इसका जवाब ये है कि दोनों ही रास्ते जब पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनाए जाएं तो एक बराबर ही होते हैं। ये एक सोचने वाली बात है।